ये आकाशवाणी दिल्ली है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता की याचिका को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम के तहत पंजीकरण की शुरुआत की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में बाढ़ का पानी कम होने के बाद आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए। और दिल्ली पुलिस ने 5 करोड़ की लूटपाट के एक भगोड़े अपराधी को आज राजधानी के जाकिर नगर से गिरफ्तार किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी यह अध्यादेश प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की 3 न्यायाधीशों की पीठ दिल्ली सेवा अध्यादेश के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस अध्यादेश में दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम सीईएस के तहत पंजीकरण की शुरुआत कर दी है। विश्वविद्यालय ने इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय की इस अनूठी योजना के तहत किसी भी उम्र का व्यक्ति कोई भी पाठ्यक्रम पढ़कर अपने ज्ञान का विस्तार कर सकता है। कुलपति ने आगे बताया कि इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों के व्यवसाय को बढ़ाना, प्रबंधकीय कौशल में सुधार करना, शैक्षिक सपनों को पूरा करना, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना और कारीगर कौशल को उन्नत करना है। इसके अलावा विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा पैदा करने के साथ ही उनमें आत्मविश्वास का निर्माण करना है। प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि गैर वरिष्ठ नागरिकों का प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाएगा, वहीं वरिष्ठ नागरिकों का प्रवेश योग्यता और उम्र के आधार पर होगा। इस योजना के तहत शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक लोग www.ces.du.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ विभत्स घटना के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री मोदी ने आज संसद के मॉनसून सत्र से पहले सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। संसद सत्र के बारे में श्री मोदी ने विश्वास दिलाया कि सांसद इस सत्र का उपयोग जनता के हित में करेंगे। उन्होंने विधेयकों पर सार्थक चर्चा का आह्वान किया। दिल्ली महिला आयोग ने मणिपुर में महिला के साथ अभद्रता के मामले में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र के माध्यम से सभी दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और पीड़ित परिवारों को जरूरी सुरक्षा और सहायता प्रदान करने की मांग की है। इसके अलावा मामले में त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि महिलाओं के साथ किया गया अभद्र व्यवहार मानवाधिकारों का उल्लंघन है। श्रीमती मालीवाल ने पत्र में स्वयं भी मणिपुर का दौरा करने की बात कही है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान की शुरुआत के बाद से अब तक 1 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों ने हवाई यात्रा की है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करने और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य से 2016 में ये योजना शुरू की गई थी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉ वीके सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 9 हेलीपोर्ट और 2 विमान क्षेत्रों सहित 148 हवाई अड्डे विकसित और संचालित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में बाढ़ का पानी कम होने के बाद आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की जांच के लिए 8 टीमों का गठन भी किया गया है। वहीं पशुओं की देखभाल के लिए पुनर्वास शिविरों में 2 मोबाइल वैन तैनात की गई हैं। पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों को पशुओं के पुनर्वास, उनके लिए उपयुक्त दवाई और टीका कराने का भी निर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पिछले कई दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है और यमुना नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि जगह जगह रुके हुए पानी से पशुओं में भी संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा के अनुरूप वैश्विक मंच सृजित किए जाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 2 दिन के वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आदतों के कारण होने वाले रोगों और खाद्यान्न मिलावट की समस्या को देखते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानक तय करने के लिए खाद्य सुरक्षा पर विस्तृत विचार विमर्श आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भोजन और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं और उत्तम स्वास्थ्य के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषक खाद्य पदार्थ जरूरी है। उन्होंने कहा कि खाद्य नियामकों को खाद्य सुरक्षा के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखना होगा। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने 3 डिजिटल मंचों का शुभारंभ किया। केंद्र ने टमाटर के मूल्य में और कमी की है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एनसीसीएफ और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड द्वारा 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एनसीसीएफ और नेफेड को टमाटर की कीमत में कमी के रुझान को देखते हुए इसे 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का निर्देश दिया है। पहले एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा टमाटर 90 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा गया था और इसके बाद 16 जुलाई से 80 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया था। केंद्र ने गैर बासमती चावल की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता के लिए निर्यात पर रोक लगा दी है। घरेलू स्तर पर 1 साल में चावल की कीमतों में 11% की बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू बाजार में गैर बासमती चावल के मूल्य में कमी और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल अगस्त में 20% निर्यात शुल्क लगाया गया। मंत्रालय ने कहा है कि किसानों को फसल का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत स्टार्टअप 20 कार्यसमूह और जागृति फाउंडेशन ने विश्व भर में समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विश्व यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। ये विश्व की अब तक की सबसे बड़ी उद्यमिता यात्रा में से एक है। इसमें 350 भारतीय प्रतिभागी और G20 देशों के 70 विदेशी प्रतिनिधि होंगे। नई दिल्ली में स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष चिंतन वैष्णव ने कहा कि स्टार्टअप 20 इस असाधारण प्रयास में जागृति यात्रा फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करने के लिए काफी उत्साहित है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया है। इसमें पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक, डॉ फौजिया खान और सुल्ता देव शामिल हैं। मॉनसून सत्र से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल 8 नाम शामिल हैं। वी विजय साई रेड्डी, घनश्याम तिवारी, डॉ एल हनुमथैया और सुखेंदु शेखर रे को भी पैनल में शामिल किया गया है। एस फांगनोन कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद हैं। पहली बार राज्यसभा में उपसभापति के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 5 करोड़ की डकैती में शामिल एक भगोड़े अपराधी को आज राजधानी के जाकिर नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी वर्ष 2011 में दिल्ली के शकरपुर इलाके में हुई एक डकैती की घटना में संलिप्त था। अपराध शाखा ने बताया कि अपराधी वर्ष 2013 में जमानत मिलने के बाद फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने कहा कि चाइना प्लस वन विकल्प का लाभ उठाकर भारत के पास विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन ये एक छोटी अवधि के लिए ही उपलब्ध है। चाइना प्लस वन जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए किसी एक देश पर निर्भर न रहकर अन्य देशों में भी निवेश करने की रणनीति है। श्री बंगा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि ये अवसर केवल 3 से 5 वर्ष तक उपलब्ध रहेगा, जब आपूर्ति श्रृंखला अन्य स्थलों से जुड़ेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की यात्रा को लेकर के काफी उत्सुक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में कहा कि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और उसके साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रीलंका द्वारा भारतीय रुपये में व्यापार करने पर विचार किए जाने को लेकर श्री बागची ने बताया कि श्रीलंका अपनी व्यवस्था में भारतीय रुपये को विदेशी मुद्रा के रूप में अधिसूचित कर चुका है। पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर के मामले पर श्री बागची ने बताया कि विदेश मंत्रालय को इस बारे में जानकारी है। सीमा को न्यायालय में पेश किया गया था और अब वो जमानत पर हैं। श्री बागची ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबिग से मुलाकात की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत जर्मनी सहयोग के कई नए अवसरों पर श्री हैबिग के साथ उनकी सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष और हिंद प्रशांत स्थिति पर भी दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया। वाइस चांसलर 3 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। श्री हैबिग ने आज इंडो जर्मन बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। उनका मुंबई और गोवा जाने का भी कार्यक्रम है। भारत और जापान ने आज इस्पात क्षेत्र में शून्य कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर सहयोग के लिए द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जापान के आर्थिक व्यापार और उद्योग मंत्री निशिमुरा यासुतोशी के बीच नई दिल्ली में ये बैठक हुई। दोनों पक्षों ने भारत और जापान के उद्योग जगत को ध्यान में रखते हुए इस्पात क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन कम करने के महत्व पर बल दिया। बैठक के दौरान वैश्विक इस्पात उद्योग में दोनों देशों की लाभदायक साझेदारी पर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि भारत और जापान विश्व में दूसरे और तीसरे इस्पात उत्पादक देश हैं। दोनों पक्षों ने इस्पात क्षेत्र में शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ग्रामीण जल साफ सफाई और स्वच्छता वॉश सहयोगियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन में हुई प्रगति और आगामी विचार विमर्श के लिए वॉश क्षेत्र के हितधारकों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय स्वच्छ सुजल भारत की दिशा में प्रगति में तेजी है। राष्ट्रीय सम्मेलन भागीदारों को अपने अनुभव साझा करने, एक दूसरे से सीखने और सहयोग के नए तरीकों को चिन्हित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के हर जिले में माल गोदाम के निर्माण में रेल मंत्रालय की सहायता के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है, ताकि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना को समय से लागू किया जा सके। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। राजधानी के कुछ इलाकों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता की याचिका को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा। दिल्ली महिला आयोग ने मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता के मामले में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पत्र लिखा।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम के तहत पंजीकरण की शुरुआत की। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।